हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकिता एंड आज हम पढ़ेंगे रेस्ट जस्टे कि आखिर ये होता क्या है। वैसे तो इस वर्ड का एग्जैक्ट यूज नहीं किया गया है, बट इसका प्रिंसिपल है जो कि सेक्शन 4 ऑफ बीएसए में है, सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेस्ट जस्टे, होता क्या है रेस्ट जस्टे, उसके इम्पोर्टेंट केस लॉस, जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉस रेस्ट जस्टे से रिलेटेड है, उसके अलावा किस मैगजीन पे ये बेस्ड है वो पढ़ेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि क्या एफआईआर रेजिस्टे होता है या नहीं होता। ओके, एंड ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक एविडेंस में टर्न हो जाता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट जस्टे का मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। तो रेस्ट जस्टे का मीनिंग होता है थिंग्स डन, थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन। थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शन का मीनिंग है ग्रुप ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर एज अ सिंगल लीगल नेम। यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रुप ऑफ फैक्ट कनेक्टेड टुगेदर एज अ सिंगल लीगल नेम। अब आप पूछोगे ये क्या है? एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि मान लो कि एक बैंक में रॉबरी हुई है, ठीक है। तो ए और बी बैंक में घुसते हैं, उसके बाद वो गन दिखाते हैं उसको, कैशियर को डराते धमकाते हैं। फिर कैशियर चिल्लाता है कि ये लोग लूट रहे हैं हम लोगों को। उसके बाद बी जो है वो पैसे लेता है और भाग जाता है, और बाहर सी खड़ा होता है बाइक स्टार्ट करके, और जैसे ही वो लोग आते हैं वो उनको बिठाता है और भाग जाते हैं सारे। अब यहाँ पे देखोगे कि ये बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स है, राइट। कि वो गन लेके आए तो ये एक अलग चीज हो गई, गन दिखाया किसी को वो अलग क्राइम हो गया, धमकी दी अलग हो गया, है ना। उसके बाद पैसे लेके भागे, तो ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर हम अगर इसको कंबाइन करके देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक ही रॉबरी के ट्रांजैक्शन का पार्ट है। मतलब इसको एक रॉबरी बोलेंगे और उसी का पार्ट है ये सारा चीज जो भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ग्रुप ऑफ फैक्ट कनेक्टेड टुगेदर एज अ सिंगल लीगल नेम, और हमारे एग्जाम्पल में इसको बोलेंगे रॉबरी। तो रेस्ट जस्टिस का मतलब वही होता है कि थिंग्स डन इन द सेम ट्रांजेक्शन, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनको सेम ट्रांजेक्शन में हम कर रहे हैं, जो कि कनेक्टेड फैक्ट्स है, एक तरीके से कंटिन्यूअस कनेक्टेड फैक्ट्स है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 4 ऑफ बीएसए, जो कि बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसको रीड करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना। सोचो एक इंसिडेंट हुआ, ए ने बी को रोड पर चाकू मारा। नॉर्मली कोर्ट ये देखेगी कि डिड ए स्टैब बी, और यही मेन इशू होता है कि ए ने बी को चाकू मारा है या नहीं मारा है, और इसी को हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। ओके, अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है तो आप पहले की वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया फैक्ट इन इशू। लेकिन मान लो जब चाकू मार रहा था ए, उसी टाइम बी ने चिल्लाया बचाओ ए मुझे चाकू मार रहा है, ठीक है। अब ये ये जो सेंटेंस है ये एक पास खड़े विटनेस ने सुन लिया, और उसने बोला कि और विटनेस ने बोला कि मैंने अटैक होते हुए देखा है। अब टेक्निकली ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल इशू नहीं है। इशू तो ये है ना कि अटैक हुआ था या नहीं हुआ था तो किसने किया था, राइट, ये मेन इशू है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है इंसिडेंट से इतनी क्लोजली कनेक्टेड है कि इसने इंसिडेंट को समझाने में हेल्प करी है, राइट। तो इसको बोलते हैं रेस्ट जस्टे। सिंपल वर्ड्स में ऐसे फैक्ट जो खुद डिस्प्यूट का मेन पॉइंट नहीं होते, लेकिन इंसिडेंट के साथ इतने क्लोजली कनेक्ट होते हैं कि उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता, ठीक है, वो रेलेवेंट हो जाते हैं। तो पहले एक बार हम ये चीज पढ़ते हैं। सेक्शन 4 की हेडिंग क्या बोलती है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। हम किस फैक्ट की रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जो फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, सेम ट्रांजैक्शन का जो पार्ट है, उस फैक्ट की रेलेवेंसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी क्या क्या लिखा है यहाँ पे। फैक्ट्स, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, देखो वो नॉट इन इशू नहीं, अभी मैंने क्या बोला था कि वो डायरेक्टली इशू नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट,
अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं। Facts which, though not in issue, are so connected with the fact in issue or relevant fact। यानी कि ऐसे facts जो कि खुद में इशू नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। राइट? अभी मैंने जैसे बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था, उससे रिलेट करो आप। are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time or place। तो ये सेकेंड पार्ट है, whether they occurred at same time or different time। इसको हम अभी देखते हैं। पहले फर्स्ट वाला पार्ट, fact which though not in issue are so connected with fact in issue or relevant fact as to form part of same transaction are relevant। ओके, इसके लिए हम इलिस्ट्रेशन ए देख सकते हैं। A is accused of murder of B by beating him। Whether whatever was said or done by A or B or the bystander at the beating or so shortly before or after it as to form part of same transaction is relevant fact। अब जो इलिस्ट्रेशन ए है ये हमारे एग्जाम्पल की तरह है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। लेट मी रिपीट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए इज एक्यूज ऑफ मर्डरिंग बी बाय बीटिंग हिम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कोर्ट में एक्चुअल क्वेश्चन क्या होगा। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को मारा, और ये फैक्टिंग इश्यू होगा कि ए ने बी को मारा है या नहीं मारा है। अब नॉर्मली तुम सोचोगे कि कोर्ट बस मारने वाले एक्ट को देखेगी, लेकिन रेस्ट जस्टे बोलता है कि इंसिडेंट को सिर्फ एक आइसोलेटेड मोमेंट की तरह मत देखो। अब मान लो इंसिडेंट कुछ ऐसे हुआ कि ए ने बी को मारा, मारते वक्त बी चिल्लाया मत मारो मैंने कुछ नहीं किया। फिर पास खड़ा एक बाईस्टैंडर चिल्लाया अरे किसी को बुलाओ, ए ने बी को मार दिया, ठीक है, ऐसे बोला उसने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मारने से 2 मिनट पहले ए ने गुस्से में बोला कि आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। या फिर हो सकता है मारने के तुरंत बाद बी ने इंजर्ड स्टेट में बोला कि ए ने मुझे मारा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फैक्ट इन इशू नहीं। अब ध्यान दो, कोर्ट में इशू ये नहीं है कि बी ने क्या बोला या बाईस्टैंडर ने क्या बोला या ए ने पहले क्या बोला था। फिर भी जो भी ये तीनों स्टेटमेंट्स है ये रेलेवेंट है। ये क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि ये सब इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं एक्चुअल बीटिंग के साथ कि इन्हें अलग अलग करके देखना अननेचुरल हो जाएगा। ये सब मिलके ही एक इंसिडेंट को कंप्लीट पिक्चर दे रहे हैं। इसीलिए सेक्शन बोल रहा है कि जो कुछ भी ए ने किया, ठीक है, सेड और डन बाय ए, या फिर बी ने उस वक्त जो भी रिएक्ट किया, ठीक है, बी और बाईस्टैंडर एट टाइम ऑफ द बीटिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है बी ने जो भी उस वक्त रिएक्ट किया या बाईस्टैंडर ने उस इंसिडेंट के दौरान जो भी ऑब्जर्व करके बोला, अगर वो इंसिडेंट के इतने क्लोज हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट लग रहे हैं तो वो सारे रेलेवेंट होंगे, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट को इलिस्ट्रेशन बी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इलिस्ट्रेशन बी कह रहा है A is accused of waging war against the government of India by taking part in armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken open. The occurrence of this fact is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them। इस एग्जाम्पल में कह रहा है ए पर एक्विजिशन है कि उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आर्म इंसरेक्शन किया है, यानी कि बगावत में पार्टिसिपेट किया है। अब इसमें क्या बोला है, एक जगह प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, दूसरी जगह ट्रूप को अटैक किया गया है और तीसरी जगह जेल्स को तोड़ा गया है, ठीक है। और ए इन सब जगहों पर फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ वही इंसिडेंट कंसिडर होगा जहां पे ए खड़ा था, लेकिन इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कोर्ट ये देखेगी कि क्या ये सारे इवेंट्स एक ही लार्जर इंसिडेंट का एक कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन का पार्ट थे। अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, ट्रूप्स पर अटैक और जेल ब्रेक करना सब उसी आर्म अपराइजिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हुआ है, तो ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट बन जाएंगे और कंटिन्यूअस हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे क्या है, भले ही अलग 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 जगह पे है सारे लोग, राइट, और ये सारी चीजें अलग या फिर एग्जैक्ट टाइम पर भी हो सकता है, और हो सकता है कि ए हर जगह प्रेजेंट भी ना हो, राइट। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि रेस्ट जस्टिस में फोकस ये नहीं है कि इवेंट एग्जैक्टली एक ही जगह हुआ या नहीं। फोकस ये होता है कि क्या ये सब मिलकर एक ही स्टोरी या एक ही ट्रांजैक्शन बना रहे हैं।
और इस इलिस्ट्रेशन में हमने यही देखा कि ये जो भी 3 एक्ट्स हुए हैं ये एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है, यानी कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट वार वेज करने के लिए, राइट। तो ये सेकेंड वाला पार्ट वही कह रहा है, वेदर दे अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज हुई है जो कि हो सकता है फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो रेलेवेंट हो जाता है, जिसके लिए हमने ये 2 इलिस्ट्रेशंस भी देखे, ठीक है। ये बाकी के 2 इलिस्ट्रेशंस भी आप पढ़ लेना, अच्छा है, आपको समझ में और क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम इसमें कुछ केसेस देखते हैं। तो सबसे पहला केस है रेटन वर्सेस क्वीन, और ये कब का केस है? 1972 का केस है, ओके। ये केस 1972 का है। अब ये इतना पुराना केस है, तो आप लोगों को ये चीज तो पता है कि उस टाइम पर मोबाइल फोन्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, टेलीफोन्स हुआ करते थे, और उसमें भी कॉल करने का अलग तरीका था। जब भी लोग कॉल करते थे तो डायरेक्ट कॉल नहीं लगता था, बल्कि एक ऑपरेटर के थ्रू कॉल लगता था, कि कॉल लगता था, ऑपरेटर फोन उठाता था एंड देन उसको बोला जाता था कि यहाँ पे जो भी है कनेक्ट करो, एंड देन दे यूज टू कनेक्ट। अब इस केस में क्या हुआ कि एक औरत थी, शादीशुदा औरत थी, उसने ऑपरेटर को कॉल किया, और ऑपरेटर को कॉल करके अपना एड्रेस और नेम बताया, और बोला कि मेरी लाइफ डेंजर में है, और बोला कि मुझे पुलिस से कनेक्ट करो। उसके बाद वो फोन रख दिया उस लेडी ने, एंड देन कुछ टाइम बाद पुलिस उस लेडी के घर पहुंचती है, और घर पहुंच के देखती है कि शी वॉज डेड। अब वहां पे उसका हस्बैंड मिलता है उनको उसके घर पे, एंड उसका हस्बैंड क्या एक्सक्यूज देता है कि वो गन को क्लीन कर रहा था, और बाय एक्सीडेंट उसकी वाइफ को वो लग गई एंड शी डाइड। अब यहाँ पे हस्बैंड को गिल्टी फाउंड किया गया था। उसको गिल्टी क्यों फाउंड किया गया था? क्योंकि उसकी वाइफ ने पुलिस को कॉल किया था और बताया था कि उसकी लाइफ डेंजर में है, और ये चीज सेम ट्रांजेक्शन में हो रही थी। लाइक ऑब्वियसली अगर वो भाग के फोन कर रही है, इसका मतलब उसको पता था कि कोई उसके पीछे है और उसको मारना चाहता है, एंड उसने सेम ट्रांजेक्शन में फोन किया और एड्रेस दिया और बोला कि माई लाइफ इज इन डेंजर। तो ये सेम ही ट्रांजेक्शन हो गया, और इसीलिए ये रेलेवेंट हो जाता है। और जैसे ही ये रेलेवेंट हुआ तो ये क्या हो गया? एविडेंस हो गया। इसीलिए हस्बैंड को गिल्टी फाउंड किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हस्बैंड वॉज फाउंड गिल्टी बिकॉज द वाइफ, या फिर हिज वाइफ, आप जैसे भी लिख लो, कॉल्ड पुलिस विच वॉज इन सेम ट्रांजेक्शन एंड thus became relevant, ओके। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ पढ़ते हैं, आर वर्सेस फॉस्टर। आर वर्सेस फॉस्टर, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस हैं जिनको आप लिख सकते हो। आर वर्सेस फॉस्टर के केस में क्या हुआ कि एक कार ड्राइवर ने देखा कि एक ब्लू कलर की ट्रक ओवर स्पीडिंग करते हुए जा रही थी। जब वो कार ड्राइवर थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ था, एंड जब वो विक्टिम के पास गया तो विक्टिम ने बोला कि एक ब्लू कलर की ट्रक ने ओवर स्पीडिंग करी एंड मेरा एक्सीडेंट कर दिया। अब कार ड्राइवर ने ये चीज खुद नहीं देखी थी, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट था वो रेस जेस्टे के अंदर आ गया, एंड क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट था, और इसीलिए उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट हो गया। अब देखो, कार ड्राइवर ने पहले एक ओवर स्पीडिंग ब्लू ट्रक देखा, और थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट स्पॉट पर विक्टिम को सुना जो बोल रहा था कि उस ब्लू ट्रक ने मुझे हिट किया है। क्योंकि यह स्टेटमेंट इंसिडेंट के तुरंत बाद और उसी ट्रांजैक्शन से क्लोजली कनेक्टेड थी, इसीलिए जब कार ड्राइवर ने पुलिस को बताया तो उसकी स्टेटमेंट रेस जेस्टे के अंदर रेलेवेंट फैक्ट मान लिया गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसको समराइज करके
जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, रेस्ट जस्टे जो है वो एक्सेप्शन है हियरसे का। क्या है ये? रेस्ट जस्टे इज एक्सेप्शन ऑफ हियरसे। हियरसे क्या होता है वो तो सबको पता होगा। हियरसे इज लाइक कि कहीं कहीं सुनाई बात, कि किसी ने बोला और मैंने सुन लिया। लाइक अगर किसी का मर्डर हुआ है और किसी ने मुझे बोला, लाइक कभी आके बोला कि तुम्हें पता है क्या हुआ था, मैंने देखा था कि ना ए जो है ना वो बी के घर गई थी और उसके बाद इसका मर्डर हुआ है, मुझे लगता है ना ए ने ही बी का मर्डर किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये नहीं हो सकता कभी भी रेस्ट जस्टे, और ना ही ये एडमिसेबल होगा, क्योंकि ये हियरसे है। हियरसे बातें एडमिसेबल नहीं होती है। बट रेस्ट जस्टे में क्या है कि जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे उस आदमी ने मुझे बोला कि हाँ मैंने, मतलब इस ट्रक ने हिट किया है, एंड मैंने खुद भी देखा था उस ट्रक को जाते हुए, तो ये सारी चीजें एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। इसीलिए ये जो है रेस्ट जस्टे में फॉल कर जाएंगी, और ये है एक्सेप्शन टू हियर से, ठीक है। रेस्ट जस्टे इज एक्सेप्शन टू हियर से। अब आर वर्सेस क्रिस्ट। अब इस केस में क्या होता है कि एक लड़का होता है, ठीक है, बच्चा होता है, एंड ही गॉट असॉल्टेड। अब वो असॉल्ट हुआ स्कूल में, वो स्कूल से घर आया, उसने बैग बैग रखा, उसने अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने अपनी मदर को बताया कि आई वॉज असॉल्टेड एट स्कूल। अब ये जो स्टेटमेंट है जो उसने अपनी मदर को बताया है, ये रेलेवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रेस्टिस्टिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं हो रहा, राइट। अगर वो जिस दिन उसको असॉल्ट किया गया, ठीक है, मान लो उसको असॉल्ट किया गया, अब वो उसी दिन आगे अगर बता देता अपनी मदर को, ठीक है, उसी दिन आगे अपनी मदर को बताता, तो वो सेम ट्रांजेक्शन में फॉल करता और वो हो जाता रेस्ट जस्टे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि उसने नहीं बताया उस दिन, उसने नेक्स्ट डे बताया। और नेक्स्ट डे जब उसने बताया तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो टूट चुकी थी, जो चेन था वो ब्रेक हो चुका था, ठीक है। इसीलिए अब वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगा, और इसीलिए वो नॉट रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि नॉट रेलिवेंट कब हो जाता है रेस्ट जस्ट। अब हम देखते हैं कि किस मैगजीन पे बेस्ड है सेक्शन 4। मैगजीन है रेस इंटर एलियस एक्टस। रेस रेस इंटर एलियस एक्टस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोलेटरल फैक्ट्स मे ऑल्सो बी प्रूव्ड इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसी चीज के ऊपर सेक्शन 4 बेस्ड है। तो यहाँ पे तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ उसको 4-5 बार। कोलेटरल फैक्ट्स मे ऑल्सो बी प्रूव्ड if it forms part of same transaction. Alright. Is FIR res geste? So our next question is FIR res geste? इसका आंसर यस भी है और नो भी है। कैसे है देखो, एफआईआर ऑटोमेटिकली रेलिवेंट नहीं हो जाता रेस्ट जस्टिस के अंदर, ठीक है। एफआईआर तब रेलिवेंट हो सकता है जब एफआईआर देने वाले का स्टेटमेंट इंसिडेंट के इतने क्लोज है कि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए ने बी पर अटैक किया, अब भी अटैक के तुरंत बाद सीधा पुलिस स्टेशन गया और उसने एफआईआर लिखवाई कि ए ने मुझे अटैक किया, अभी अटैक किया, जो भी उसका टाइमिंग होगा, ठीक है। और यहाँ बी का स्टेटमेंट इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद दिया गया है और कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जा रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वो रेलेवेंट है। अब क्या है, मान लो अगर बी घर गया, लोगों से बात करी, फिर कुछ घंटों बाद सोच समझ तो उसने एफआईआर लिखवाने गया। ये करने के बाद वो रेस्ट जस्टिस के अंदर फॉल नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि वो इमीडिएटली बाहर नहीं गया, वो घर गया, लोगों से बात करी, सोचा, समझा, विचार किया। तो ये क्या उस ट्रांजैक्शन को ब्रेक कर देता है, वो चेन ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। तो हमें आंसर लिखना होगा, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में? ऐसा तो नहीं लिखेंगे यस भी है नो भी है, हम लिखेंगे FIR is relevant. FIR is relevant as res geste when statement of person lodging FIR forms part of same transaction. ठीक है, FIR is relevant as res geste when statement of the person lodging FIR forms part of same transaction. ठीक है, तो ये लिखेंगे हम। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी हम देखते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। लेट्स सी। सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्ट जेस्टे क्या होता है। रेस्ट जेस्टे होता है थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ फैक्ट कनेक्टेड टुगेदर, ओके, एज अ सिंगल लीगल नेम, जिसमें हमने रॉबरी वाला एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन। सेक्शन को हमने रीड किया था एंड 2 इलिस्ट्रेशंस देखे थे। इसके बाद मैंने 3 केसेस बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रैटन वर्सेस क्वीन। इस केस में क्या हुआ था कि वाइफ ने कॉल किया था पुलिस को, जिससे जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट था, और इसीलिए हस्बैंड को गिल्टी फाउंड किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक्सप्लेन करना एग्जाम में, कि वो रेस जेस्टे का पार्ट था और क्यों था, ठीक है। क्यों था? क्योंकि वाइफ ने जो कॉल किया था पुलिस को, वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट था और वो रेलिवेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वर्सेस फॉस्टर। ये वाला केस है, इसमें क्या था कि ड्राइवर की टेस्टमनी जो है वो रेलेवेंट थी, क्योंकि वो रेस्ट जेस्टे का पार्ट थी, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? रेस्ट जेस्टेज एक्सेप्शन टू हियर से। हमने पढ़ा वो क्यों है हियर से का एक्सेप्शन, क्योंकि हियर से में सुनी सुनाई बात होती है, रेस्ट जेस्टे में जो होता है, जो भी उसने बोला वो सेम ट्रांजैक्शन में बोला, इसीलिए अब वो रेलेवेंट हो गई, जस्ट बिकॉज उसने सेम ट्रांजैक्शन में बोला, ठीक है। उसके बाद हमने आर वर्सेस क्रिस का केस पढ़ा, जिसमें वो बच्चा था, उसने अपनी मर्डर को नेक्स्ट डे बताया, और इसीलिए चेन जो है वो ब्रेक हो चुकी थी, और इसीलिए वो नॉट रेलेवेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे बताया इसलिए, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा किस मैगजीन पे बेस्ड है, सेक्शन 4, रेस इंटर एलियस एक्टस, ओके। और फिर लास्ट चीज जो हमने पढ़ी, इज FIR रेस जस्टे। तो FIR इज रेलेवेंट एज रेस जस्टे व्हेन स्टेटमेंट ऑफ पर्सन लॉजिंग FIR फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो इस पूरे रेस जस्टे का मतलब वही है कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट दे रहा है इंसान, ठीक है, चाहे वो पुलिस को दे रहा हो एज एन FIR, चाहे वो किसी और को बोल रहा हो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, जो भी केस लॉज है एंड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।